नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद उसकी बेसिक जानकारी कंप्लीट करने के बाद उसमें अपग्रेडेड वीडियो मैं लाऊंगा। प्लेलिस्ट आप देखते रहिएगा, उसमें हर रोज जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो उसमें डालते रहूंगा, देखते रहिएगा आप। तो उसके बाद मैं अभी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र क्या है, इस बारे में मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है संविधान निर्माण। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ये क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनता है, फिर देखेंगे भाई ये क्यों जरूरी है, आखिर संविधान की जरूरत क्यों है, ये भी देखेंगे हम लोग क्यों जरूरी है। इन चीजों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। उसके बाद ये देख लीजिए कैसे बनता है, कौन बनाता है इसे, ये भी एक मुद्दा उठेगा, बनेगा। कौन बनाता है, कुछ अपने पड़ोसी देशों या फिर विश्व के कुछ प्रमुख देशों के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे बना, और अपने भारत में भी देख लेंगे, भारत के संदर्भ में कि कैसे बना, क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या है ये संविधान। इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई कहता है कि भाई संविधान सर्वोच्च है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन ये है क्या संविधान। तो भाई सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं कि किसी भी देश का शासन, किसी भी, मैं लिख देता हूं कि पहले बोल देता हूं, किसी भी देश का शासन भाई जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है, कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं किसी देश को चलाने के लिए, तो उन्हीं सिद्धांतों और नियमों का जो संकलन है, जो संग्रह है, उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। कोई पूछे कि क्या है संविधान, संविधान आप कह रहे हैं, क्या होता है ये संविधान। तो किसी देश का शासन, लिख लीजिए, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का संग्रह क्या कहलाता है, संग्रह क्या है भाई, संविधान। संविधान है, ठीक है, उसी को संविधान कहते हैं। अब देखिए ये, और ये नाम फिर सिर्फ रिटर्न में आपके काम आएगा, बीपीएससी मेंस वगैरह में लिखने के लिए आता है, तो आप ये ब्रीफ कर सकते हैं शुरू शुरू में अगर संविधान से संबंधित कोई प्रश्न आता है, या फिर ये इतनी चीज आप जानते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई तरह के बन जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज जो बीपीएससी पूछता है उसमें ही बन जाएंगे। बाकी छोटे छोटे एग्जामों में तो मैं किसी एग्जाम को छोटा नहीं मानता, हर कोई, चाहे वो ग्रुप बी का हो या फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो, सारे एग्जाम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखते हैं। कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आप मेहनत और लगन से करिएगा तो सारे एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो इस डेफिनेशन को आप अगर दिमाग में रखते हैं तो सारे बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ये डेफिनेशन में परिभाषा आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि, और सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी के अनुसार ही चलते हैं कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि भाई दक्षिण अफ्रीका भी वैसे ही गुलाम रहा था यूरोप वासियों के, जैसे भारत था। ठीक है, भारत जिस तरह से उपनिवेश था वैसे ही दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, यूरोप वासियों का गुलाम रहा है। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना एक लंबे संघर्ष का परिणाम रहा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई वहां पे एक लंबे संघर्ष का वो परिणाम है। यहाँ के लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, लंबा इतिहास है। ठीक है, अब चूंकि हम जैसा जानते हैं कि भारत गुलाम रहा है,
वैसे ही ये दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम रहा है हथियारों और जोर जबरदस्ती जबरदस्ती से यूरोपीय कंपनियों का। उसी पर चूंकि वहां पे जो मेन मुद्दा था वो था यहाँ पे भाई काले और गोरे का, काले वर्सेस गोरे, ये मुद्दा उन्होंने बनाया था कि भाई गोरे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, काले लोग को लोग हीन समझते थे। ऐसा मुद्दा था वहां पे, ये मुद्दा मेन वहां पे रहा है। जबकि काले लोगों की वहां के जो अस्थायी निवासी हैं, जो अस्थाई, इनको अश्वेत कह सकते हैं आप, काले क्या, अश्वेत, अश्वेत भी टर्म यूज किया हुआ है इसमें। अश्वेत जो लोग हैं यहाँ पे 3/4 लोग कौन है, तो अश्वेत है, 3/4 लोग। सांवले काले लोग वहां पे क्या है, 3/4 लोग हैं, 1/4 ही ये गोरे लोग आते हैं। लेकिन शासन कौन कर रहा था, रूल कौन कर रहा था, तो ये कर रहे थे गोरे वाले, ठीक है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। आज भी ये कहीं ना कहीं चलते रहता है ये देश में, काले वर्सेस गोरे। तो ये मेन वहां पे मुद्दा था। गोरे शासक गोरों के अलावा सबको छोटा मान और नीचा मानते थे, ठीक है। जो भी गोरे शासक थे वो सबको छोटा और नीचा मानते थे। यहाँ तक कि इन काले लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहीं से होती है लड़ाई शुरू धीरे धीरे इसमें। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को मुख्य रूप से माना जाता है कि भाई अपना हिंसात्मक गतिविधि से देश को आजाद करने का प्रयास किए। ठीक उसी तरह से वहां पे नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला। आप आज इनकी जीवनी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गांधी जी के ही नक्शे कदम पे इनकी बात हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम किए हैं, ठीक है। क्या क्या ज्यादतियां होती थी, क्या क्या जबरदस्तियां होती थी वहां पे, इनके साथ थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन चीजों को हम लोग ब्रीफ कर लेंगे कि भाई रंग भेद की नीति तो थी ही। इनको बस, टैक्सी, रेलगाड़ी, होटल हॉस्पिटल, बस, टैक्सी, इन सभी यहाँ तक कि शौचालय, ठीक है, टॉयलेट जिसको कहते हैं, टॉयलेट वगैरह में भी ये गोरों के लिए अलग होता था, अलग व्यवस्था होती थी, और कालों के लिए अलग व्यवस्था थी। इतना यहाँ पे भेदभाव की स्थिति व्यापक रूप से बनी हुई थी। और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, बीच वगैरह पे, इन सब के लिए बिल्कुल एकदम गोरों और कालों के लिए कदम कदम पर अलग अलग इंतजाम किए हुए रहते थे, ठीक है। इससे पृथककरण या अलग करने का इंतजाम कह सकते हैं आप। और इसी तरह से रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष का विरोध बढ़ता गया, धीरे धीरे संघर्ष होने लगे समाज में। संघर्ष की स्थिति जैसे अपने यहाँ पे होती चली गई, ठीक है। 1857 की क्रांति से लेकर पूरा एकदम, पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए जो हमारे यहाँ, तो उसी तरह से विद्रोह होने लगे, संघर्ष होने लगे। तो रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष का विरोध बढ़ता चला गया तो सरकार को अब ये एहसास हो गया कि जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर यानी कि कालों पर अपना राज कायम रखना अब संभव नहीं। तब इस गोरी सरकार ही कहेंगे, गोरी सरकार ने भाई अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ कुछ अधिकार लोगों को धीरे धीरे करके देने लगी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर वायसराय के माध्यम से। तो उसी तरह से वहां पे भी नीतियों में क्या हो गया, इतना संघर्ष हुआ कि नीतियों में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। तो उसमें भेदभाव वाले कानूनों को क्या कर लिया गया वापस, कानून जो है भेदभाव वाला, रंग भेद वाला नीति जो था, भेदभाव कानून, ये वापस ले लिया गया, ठीक है। वापस लिया गया, सरकार ने वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध, मीडिया पर जो पाबंदियां थी वो हटा ली गई। मीडिया वगैरह से जो भी पाबंदियां थी क्या हो गया, हटा ली गई, ठीक है। पहले इन सब चीजों पर पाबंद लगा हुआ था। अब इसी क्रम में, ज्यादा हम वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं, ये जानते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब 28 वर्ष तक जेल में रहे। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद उनको आजाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। 28 साल वो जेल में रहे, ठीक है। तो और इसका परिणाम यही हुआ कि इन सब संघर्षों का, कि आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में भी गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र का नया झंडा लहराया, गणतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। फाइनली हुआ यहाँ पे। कल मैंने शायद लोकतंत्र और गणतंत्र में आपको डिफरेंस वहां पे नहीं बता पाया था,
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गणतंत्र का मतलब होता है भाई, लोकतंत्र तो मैंने समझा दिया था। गणतंत्र में जो सर्वोच्च जो व्यक्ति हैं, जो कार्यपालिका की जो सर्वोच्च शक्ति है, वो उसका जो है सर्वोच्च जो है प्रमुख है राष्ट्रपति। तो उनका ये वंशानुगत ना होना, ये होता है, ये निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो ये वंशानुगत नहीं होना, यही है आपका गणतंत्र, कि आपके देश के जो प्रथम नागरिक हैं, जो जिनको राष्ट्रपति के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति का जो पद है, उस पर कोई वंशानुगत नहीं बैठ सकता है। वंशानुगत किसी को हक नहीं मिलेगा, बल्कि उनका क्या होगा, निर्वाचन होगा, चुनाव होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब भाई समाज में ये देखना था कि ठीक है, ये जो जितने भी पुरानी वाली व्यवस्था थी उसको हटा लिया गया है, मतलब वो उन नीतियों में बदलाव किया जा रहा है, पुरानी नीतियां हटाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो भाई अब रहना तो सबको साथ में ही है ना, रहना तो गोरे और जो काले हैं, गोरे वर्सेस काले की लड़ाई है इसमें, तो गोरे और काले रहना तो साथ में ही है। तो यहीं पे नेल्सन मंडेला साहब क्या कहते हैं कि इनके पुराने तौर तरीकों को, इनकी गंदी नीतियों को, जो भी नीतियां थी, जो भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है काले लोगों के साथ, इन सब को भूलने का बोले कि ये आप सब इनके जातियों को, जो जोर जबरदस्तियों को आप भूल जाइए और भूल के साथ में रहने का प्रयास किया जाए। यहीं पे लोग भड़क गए, इनके इनके ऊपर भी, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे वैसे ये चीजें हुई। लेकिन जिस तरह से अहिंसात्मक गतिविधि ये गांधी जी अपनाए, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, या फिर कह सकते हैं कि उसी रास्ते पर ये हम कहते हैं कि हम सबको भूलना होगा। आखिर अंत में भाई, आखिर रहना तो साथ में ही था, तो इतनी दुश्मनी कैसे मोल लेके कैसे आदमी रह सकता है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का मुख्य आधार है। मनुष्य जाति पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे। मनुष्य जाति पर आम लोगों का कहना था कि भाई ये नीतियां हटा रहे हैं, फिर उसके बाद भी ये बहुत तरह की हमारे ऊपर बाद में जुल्म करेंगे। अभी तो ठीक है, संघर्षों का परिणाम में ये नीतियां हटा लिए, लेकिन मनुष्य जाति पर उनका कहना था, नेल्सन मंडेला साहब का, कि मनुष्य जाति पर अगर विश्वास नहीं करोगे तो किस पे करोगे। तो मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का, इनका स्टेटमेंट है, लोकतंत्र का आधार है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि मनुष्य जाति पे अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो करोगे किस पे, विश्वास तो करना होगा। तो अब यहां से क्या होता है कि देखा जाता है कि इस दक्षिण अफ्रीका में, इस लोकतंत्र में, एक तो पहले जो दमन किए लोगों को, मतलब उनके हकों से दूर रखे, दमन किए वो, और जो दमन सहे वो, ये दोनों को साथ में रहना है, ये दोनों ही साथ रह रहे हैं, ठीक है भाई। दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं यहाँ पे। कि बात ऐसी हो रही है कि साथ में रहेंगे, ये सब, ये नीति बदल दिए, ये नीति बदल दिए, साथ में रहेंगे। तो इसका प्रमाण क्या है, ये इसको कैसे भरोसे में लिया जाए, कैसे एक दूसरे पर भरोसा कर पाना थोड़ा आसान नहीं था। तो अपने हितों की रखवाली, भाई जो दमन सहे हैं वो अपने हितों की रखवाली चाहेंगे। यहाँ लंबी वार्ता बहस के बाद ये दोनों पक्ष सहमत होते हैं, और ये अंतिम रूप से ये निकल के आता है कि भाई जो भी चीजें आप लोग कह रहे हैं, जो भी नियम नीतियां बनेंगी, उनका एक लिखित रूप होना चाहिए, कि भाई आप लिख दीजिए कि ये चीज होगा, तब हम लोग मानेंगे। तो यहीं से आया कि भाई ये जो नियम कानून जो है उनको लिख दिया जाए, तो उसी को क्या कहा गया, लिखित रूप में संविधान। तो आप समझ गए कि जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई भरोसे में लेना है। हर बात को लिखित रूप में, अगर लिखित रूप में आप लिख के देंगे तो लगेगा कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये नियम है, ये इतने नागरिकों का अधिकार है, इतने सरकार का अधिकार है, ये सारी चीजें इसमें
लिखी हुई हैं, वही है आपका संविधान। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी संविधान की, क्योंकि लिखित रूप में सारी चीजें इसमें उल्लिखित है। शासक को कितना पावर है, कितनी शक्ति है, नागरिक को कितना अधिकार है, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। शासन कौन करेगा, निर्वाचन कैसे होगा, ये सारी चीजों का उल्लेख इसमें रहता है। तो अब कह सकते हैं आप कि यहाँ से एक मिनट, संविधान नया पेज लेता हूं मैं। संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से उनको मानने के लिए अनिवार्य हो जाता है। सबको नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में संबंध भी तय हो जाते हैं। इस संविधान के माध्यम से इधर लोग हो गए और जो चुन के भेजे वो इधर सरकार हो गई, तो इनके बीच के सारे आपसी संबंध क्या हो गए? तय हो जाते हैं। ठीक है, ये चुन के भेजी, इनके सारे आपसी संबंध इसी संविधान के माध्यम से तय हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि संविधान के और क्या क्या काम है, क्या क्या काम हो सकते हैं भाई संविधान के कार्य। संविधान हम लोग खूब अच्छे से समझ गए। तो भाई ये लोगों के बीच में भरोसे का, अभी मैंने आपको भरोसे की बात किया था कि लिखित रूप से भाई दे दो, तो भरोसा दिलाया ना। तो अब देख लीजिए कि यह साथ रह रहे विभिन्न मैं लिख देता हूं, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग करता है। ठीक है, और क्या है भाई? यह स्पष्ट करता है कि क्या स्पष्ट करता है भाई? सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार का गठन कैसे होगा। क्लियर? ये सब कुछ इसमें उल्लेख किया हुआ है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा को भी तय करता है भाई, अधिकारों की सीमा तय करता है, नहीं तो फिर से वापस मामला गड़बड़ हो जाएगा। और और क्या करता है? तो नागरिकों के अधिकार की बात करता है ना। नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करता है कि भाई उनका क्या है, बताता है सब कुछ। ठीक है, और देख लिया जाए तो ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकता को व्यक्त करता है। अच्छे समाज का इससे क्या हो जाएगा? गठन होगा, अच्छे समाज का गठन होगा। ठीक है, अब देखिए एक अलग थोड़ा सा मैं हट के टॉपिक आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ऐसा जरूरी नहीं है। जिन देशों में, जैसे ये देश है, यहाँ जिन देशों में संविधान है, अब ये संविधान है तो ये देश लोकतांत्रिक ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, जहां पे लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। वहां क्या है? संविधान का होना जरूरी है। अब ये क्या बात थी भाई, वहां संविधान का होना जरूरी अब क्यों कह रहे हैं? तो ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद, ब्रिटेन, मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको कि ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई जो अमेरिकन लड़े थे, उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी थी। ठीक है, इसके बाद से ही ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक संविधान होगा, ये प्रचलन में आ गया। ठीक है, ये आमतौर पर उसके बाद प्रचलन में आ गया, ये देखा गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ भारतीय संविधान अपना जो है, भारतीय संविधान
उसके संदर्भ में कुछ देख लेते हैं कि निर्माण की क्या क्या इसके संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें हुई थी, देख लेते हैं। ये भी कठिन परिस्थितियों के बीच में हुआ है और भारत जैसे विशाल विविधता भरे देश के लिए संविधान बना देना कोई आसान काम नहीं था भाई। भारत के लोग तब गुलाम हुआ करते थे, ये बड़ा मुश्किल काम था भाई। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा, आपको ये वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनते जाना है मेरी बातों को, क्योंकि एनसीईआरटी का मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ, पूरी कहानी आपके अंदर छपते जा रही होगी कि भाई क्या है संविधान, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, इंडिया में, भारत में, अपने प्यारे भारत में क्या क्या चीजें हो रही थी। तो 1922 में आपको लगेगा कि ये कहानी इस तरह से क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, ये एनसीईआरटी है भाई, इसको आपको दिमाग में फिट करना है तो इस लेक्चर सुनना होगा। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार हो। ये फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि 1922 में सबसे पहले कौन बोले थे? गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा पर ही भारत का संविधान होगा। ये कौन कहे थे? गांधी जी। ये पूछ लेता है, ठीक है। 1924 में मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे आता है, 1922 वाली घटना हो गई। 1924 में संविधान निर्माण से सारी घटनाएं आपके सामने रख रहा हूँ। 1924 में कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं भाई? ब्रिटिश सरकार से हम मांग किए कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है।